नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका तीसरा अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका चौथा अध्याय पढ़ते हैं। सुनीता ने आकर चूल्हे पर तवा रख दिया और फूंकनी से आंच फूंकने लगी। इसमें सिर का पल्ला पीछे खिसक रहा और आंखों में पानी भरने लगा। श्रीकांत के साथ चलता हुआ हरिप्रसन्न जब रसोई के द्वार पर आया तब एकाएक जैसे स्तब्ध रह गया और कठोरतापूर्वक आंखें नीची रखकर जहां बिठाया गया वहां बैठ गया। शेक्सपियर, शैली, शॉ की सब किताबों के ऊपर बैठी एक सुनीता वो अभी अभी देखकर आया है। उन्हें म्यूजिक में इनाम मिला है और उनको उसने आग्रहपूर्वक श्रीमती सुनीता देवी बनाकर देखा है। उस समय अपने सामने रखी थाली में दृष्टि बांधकर वो देख रहा है कि ये क्या है, और सुनीता देवी का सिर का पल्ला गर्दन में पड़ा है और वो आंच फूंक रही है और झल्ला रही है कि ये लकड़ी लाकर पटक दी है कि जलती ही नहीं है और बार बार आंखों में का पानी पहुंचती है। और श्रीकांत ने कहा, बड़ा धुआं कर रखा है। सुनीता ने जोर से फूंक मारी और आग भग से लहक उठी। तब उसने पल्ले को सिर पर ले लिया, कुछ इधर उधर मुंह के आगे आ गई हुई लपटों को ठीक कर लिया, आंचल से राख और आंसू से भरे मुंह को पोंछ लिया और चुप रही। श्रीकांत ने कहा, अभी तवा चढ़ाया है, 2-4 रोटी बना लेती तब बुलाती। अभी खाली बैठे क्या करना होगा। सुनीता ने रोटी बेलने में व्यस्त रहकर कहा, इतने फल तराश कर रखो ना। और हरी नीचे देख रहा था, वहीं देखता रहा और चुप रहा। श्रीकांत झट उठकर संतरे छीलने और सेब तराशने लगा। उसने कहा, हरी, आज फल में खाऊं, रोटी तुम खाओ। हरी नीचे देखता हुआ सोचने लगा कि वो इसका खट से जवाब क्यों नहीं दे देता, चुप क्यों बैठा है। पर एकाएक जैसे जवाब नहीं सूझता और वो चुप ही है। थोड़ी देर में सुना, जरा थाली आगे कीजिए। और सुनकर इस बात को समझ ही रहा था कि श्रीकांत ने थाली एक हाथ से आगे बढ़ा दी। तब सहसा लज्जित सा हो पड़कर जो उसने सामने को देखा तो दिखा एक वां, गोरी गोरी बां देर से एक कटोरी थामे ठहरी है। वो बां उसी की ओर आगे बढ़ी टिकी है। उसने हरिप्रसन्न के हाथ से थाली लेते हुए आग्रहपूर्वक कहा, लाओ लाओ, मुझे दो। और थाली पर जब उन हाथों से वो कटोरी रख दी गई तब उसे अपने सामने लेकर वो निश्शब्द हो गया। सुनीता ने हंसकर कहा, लीजिए, रोटी लीजिएगा कि नहीं, थाली जरा आगे लाइए। उसने झट हाथों से थाली उठाकर बढ़ा दी और उसकी आंखें भी उठीं। सुनीता मुस्कुरा रही थी। उसे ध्यान न था कि बालों की कोई लट विखरी भी हो सकती है। हरिप्रसन्न को लगा कि ये इस नारी से बाहर नहीं है कि वो इसी समय उस पर 2-1 बातें कसते, और उसने जाना कि जो मुस्कुराती हुई इस समय उसके सामने है वो श्रीमती सुनीता देवी नहीं है, केवल सुनीता भी नहीं है। और हरिप्रसन्न का मन जाने कैसा हो आया। सुनीता ने कुछ कहा नहीं, हाथ की रोटी थाली में छोड़ दी और फिर अपने काम में लग गई। श्रीकांत ने कहा, हरी, आज ये रहे कि फल मेरे, रोटी तुम्हारी क्यों। उस समय हरिप्रसन्न ने कहा, लेकिन देखो रोटी कितनी बढ़िया है। ये कहकर मानो उसे अपने पर आश्चर्य हुआ। भाई, ऐसी फूली फूली रोटी छोड़ने वाला मैं नहीं, कहा। और श्रीकांत ने फलों की एक तश्तरी लाकर हरि के आगे रख दी, एक अपने पास रख ली। फिर अपनी थाली उठाकर चौके में बैठी सुनीता की ओर आगे बढ़ाते हुआ कहा, क्यों हमें आज कोरा ही रखा जाएगा। दे तो रही हूं, सुनीता ने कहा, बनेगी जब तो दूंगी, थोड़ा सब्र रखो। और उस थाली में रोटी भी रख दी। हरिप्रसन्न विपन्न अवस्था में है, ऐसी अवस्था में वो कभी नहीं हुआ। शेक्सपियर की किताब वाली सुनीता को वो समझ सकता है, ऐसी बहुतों को वो समझता आया है, लेकिन इस रोटी वाली सुनीता को, इसको जो एकदम भावी है, वो किस तरह समझे। किसी ओर से भी तो इस भावी को ध्यान नहीं प्रतीत होता है कि उसके नाम के साथ देवी भी है और उस नाम के पहले श्रीमती भी है, या ये भी कि भावी छोड़कर वो सुनीता भी है। उसने सुना कोई पूछ रहा है, रोटी शायद आपको अच्छी नहीं मालूम होती है। उसने जल्दी से कहा, नहीं। तो आप खा क्यों नहीं रहे हैं। ना आदत हो तो जाने दीजिए, फल तो हैं। जी नहीं, मैं खा तो रहा हूं। और हरिप्रसन्न खाते दिखने का प्रयास करने लगा। श्रीकांत ने कहा, चाहिए ये कि इनके पास से फल खींच लिए जाएं, तब ये बाज आएं। ये कहकर सचमुच ही उसके सामने से श्रीकांत ने तश्तरी खींच ली। सुनो जी, सुनीता की ओर कहकर, आज का सरदा बड़ा मीठा है। और सुनीता के इधर देखने पर श्रीकांत ने वो तश्तरी दिखा दी जो हरि के सामने से गायब कर दी गई थी। सुनीता ने इशारे इशारे में कहा, नहीं नहीं, रख दो। श्रीकांत ने तश्तरी वापस वहीं रखते हुए कहा, लो भाई, नाराज नहीं, तुम्हारा माल ये रहा। कुछ देर में सुनीता ने कहा, आप खाकर अभी थोड़ी देर बैठेंगे ना। हरिप्रसन्न जाने क्यों अपने में छोटा होता जा रहा था। उसने कहा, मालूम नहीं, मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे। जहां टिका हूं वहीं जाऊंगा। आप क्या ये पूछना चाहती हैं, कहाँ टिका हूं। एक मंदिर से लगी हुई धर्मशाला में सामान रखा है। तो आप ठहरिएगा नहीं। अब तो मैं दिल्ली ही रहने की सोचता हूं, आता ही रहूंगा। मालूम यही होता है कि आपको काफी कष्ट दूंगा।
सुनीता ने आंख ऊपर उठाकर देखा। क्या मैं समझे, आप आते रहेंगे? श्रीकांत की ओर संकेत करके, ये बहुत अकेले रहते हैं और आपको तो बहुत याद करते थे। तो आप मुझे जानती हैं? हाँ, सुनकर जानती हूं। आपको अब तकलीफ की जरूरत नहीं है। तकलीफ आपने कम नहीं उठाई, और यहां हम लोग जो हैं। श्रीकांत इस समय सर्वथा दत्तचित्त होकर खाना खा रहा था। उसने कहा, लाओ भाई, रोटी दो ना, हम ऐसे फलाहार और मिताहारी नहीं हैं। देती हूं। सुनीता ने रोटी दे दी हरिप्रसन्न से। ये आपका ही घर है, धर्मशाला से सामान मंगवा क्यों न लें? हरिप्रसन्न कठिन सा हुआ, कहा, धर्मशाला में ही क्यों न रहूंगा? रहना ही होगा तो कुछ ठीक व्यवस्था करनी होगी। देखता तो हूं कि मुझे अब बदलना है, लेकिन घर बार बसाकर तो आदमी अपने को ह्रस्व करता है। मुझे उस राह नहीं जाना। सुनीता चुप होकर रोटी में लगी रही। उसे इस आदमी की बातों में कहीं कुछ कठिन सा मालूम होता है, पर ठीक वहीं उसे विस्मय भी है। उसी स्थल के प्रति उसमें आकर्षण भी है, जैसे वहीं कुछ रहस्य है, अज्ञात है, जिसे खोजना होगा। वो रोटी में व्यस्त रही और सोचने लगी कि ये व्यक्ति 5 आने पैसे पास लेकर क्या विचारता है। ये आदमी इतना अबोध, फिर भी इतना अनुभवी है, क्यों? वो है क्या, उसे जानना होगा। श्रीकांत ने कहा, हरि, तुम उठना चाहो उठो, मैं तुम जानो मेहमान नहीं हूं कि भूखा रहूं। हरिप्रसन्न ने कहा, आज की बात होती तो भूखा भी रह लेता, पर मुझे तो आते ही रहना है। यहां से मेरे भूखे जाने का भरोसा तुम न करना। श्रीकांत प्रसन्न हुआ। आखिर हरि को आवाज मिली तो उसने कहा, सुनो जी, ये बैठे हैं, एक रोटी इन्हें और दो। अरे नहीं नहीं, लीजिए भी, सुनीता ने कहा। अच्छा, बस ये ले लीजिए। कहने के साथ एक रोटी थाली के ऊपर उसके इनकार करते हुए फैलते हाथों पर डाल दी। हरि ने कहा, श्रीकांत, ये ठीक नहीं है। श्रीकांत ने कहा, अच्छा, खाओ खाओ। और सुनीता ने करछी उठाकर दाल शाक उसकी थाली में परोस दिया। इस भांति खा पी कर वे दोनों उठ गए। स्टडी रूम में आकर श्रीकांत ने कहा, अरे पान ले आऊं? हरिप्रसन्न ने कहा, मैं पान नहीं खाऊंगा। अच्छा, इलायची? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन झपट कर श्रीकांत तो वो जा रहा था। हरिप्रसन्न ने कहा, श्रीकांत सुनो तो। इलायची में क्या है? श्रीकांत ने कहा, और वो बाहर की ओर ही बढ़ा। नहीं श्रीकांत, और बात यह है, सुनो तो। श्रीकांत ने लौट आकर कहा, कहो। हरिप्रसन्न ने कहा, मैं जाऊंगा और 15 रुपए मुझे मिल जाने चाहिए। श्रीकांत ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तो बैठो तो, उन्हें भी चौके से निवट लेने दो। नहीं नहीं, हरिप्रसन्न ने कहा, उनसे जिक्र करने की क्या जरूरत है? श्रीकांत ने हंसकर कहा, खजांची, मुनीम और मालिक तीनों वही हैं, मैं और पैसा कहां पाऊंगा? तो मेरा नाम न लेना, अपनी तरफ से ही मांग लेना। श्रीकांत ने गंभीर होकर कहा, हरिप्रसन्न, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पैसे की जरूरत है, इसमें लज्जा की क्या बात है? ये पातक नहीं है, तुम्हारे पास कम पैसा है, क्या ये गौरव की बात नहीं हो सकती? बहुत हैं जो धन से भरे हैं, पर मन से खाली हैं। तब धन से खाली होना क्या कुछ अच्छी बात भी नहीं हो सकती? हरि, अपनी जरूरत के बारे में तुम मुझसे संकोची नहीं हो सकोगे, और वो तुम्हारी भाभी हैं, उससे भी नहीं हो सकोगे। हरिप्रसन्न ने धीरे से कहा, फिर भी क्या फायदा है? फायदा? श्रीकांत ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम पान तो खाते नहीं, इलायची ले आता हूं, तब बातें होंगी। सुनीता चौके में चूल्हे के पास ही थी। श्रीकांत ने पहुंचकर कहा, सुनो जी, एक 15 रुपए तो निकाल कर दो। सुनीता ने अनायास कहा, क्या? हरि को चाहिए और वो जा रहा है। वो क्यों जा रहे हैं? अभी बैठे ना, कहना अभी नहीं मिल सकते, 2 घंटे में मिलेंगे। नहीं नहीं, उसको जाना है। सुनीता ने तवा थामकर 15 रुपए लाकर दे दिए। कहा, देखो, ये मत जताना कि मुझे कुछ भी मालूम है या रुपए मुझसे लाए हो। यूं ही फायदा क्या है? फायदे की बात सुनकर वो असमंजस में रह गया। उसने कहा, अच्छी बात है। सुनीता ने कहा, तुम ही सोचो, अपनी गर्जमंदी का प्रकट होना किसको अच्छा लगता है? लेकिन सुनीता, श्रीकांत ने कहा, हरि इस दुनिया का आदमी नहीं है, उसकी जरूरत में उसका अपना निजत्व क्या है, इसलिए उसके प्रकट करने में उसे संकोच भी कैसा? मैं समझता हूं कि वो इतना समर्थ है कि रुपया लेकर वो हमारा एहसानमंद ना बने। तुम ही क्या समझती हो कि रुपए देकर उस पर एहसान कर रही हो? एहसान इसमें क्या है? जब एहसान नहीं है तो संकोच भी क्या है? नहीं नहीं, लाख कुछ हो, ऐसा नहीं होता, और कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ भी जानती हूं। मैं खुद मानती हूं कि पैसे के देने लेने के बारे में न कोई एहसान होना चाहिए, न संकोच होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहने की जरूरत नहीं है। समझे? और दाढ़ी क्या आज ही तुम चाहती हो? मुझे तो अच्छी नहीं लगती, और वो तो निशानी है। दाढ़ी से पता चलता है कि किस रास्ते पर वो है, लेकिन उस रास्ते से उन्हें लौटाना है कि नहीं,
लेकिन एकदम नहीं, अभी ठहरो। उनसे कहना आते रहें, फल खाएंगे तो वो भी यहां मिल जाएंगे। अच्छी बात है। सुनीता चूल्हे पर आ गई और श्रीकांत चले आए। आकर कहा, इलायची तो लोगे? लो। और एक इलायची उसे दे दी। हाथ पकड़कर कहा, अच्छा 2 मिनट तो अभी बैठो, फिर चले जाना। हरिप्रसन्न के बैठने पर श्रीकांत ने रुपए निकालकर दे दिए। हरि ने कहा, उनसे तो नहीं कहा? श्रीकांत ने कहा, इसमें भी कुछ कहने की बात थी। हरि, मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने आज अन्न खाया, खाना खूब बना था। क्या धन्यवाद दूं? श्रीकांत, खूब ही बना करेगा। तुम आया तो करो, कहाँ क्या खाने का इंतजाम करते फिरोगे? यहीं पक्का रखो। क्यों? हरि, नहीं नहीं, फल स्वास्थ्यकर होते हैं, अन्न भारी, और खाना कौन ऐसी बड़ी बात है कि उसमें उलझन हो। तुम्हारे यहां आ गया तो नहीं आ गया तो, लेकिन अब चलूं। श्रीकांत, आओगे तो अब कल से क्या प्रोग्राम रहेगा? हरि, हां, ये भी तुमसे बात करनी है। कुछ काम तो हाथ में होना चाहिए जिसमें जिंदगी कुछ कटे और थोड़ा पैसा का भी ठीक हो। तुम भी सोचना क्या किया जाए। आदमी की उपयोगिता भी किसी एक विशेष काम को हाथ में पकड़ लिए बिना संदिग्ध रहती है। मैं तो यही देखता आया हूं। वो फोटो देखें। श्रीकांत ने एकदम कहा, अच्छा अच्छा, देखो बज क्या गया 5:30। मैं समझता हूं 6 तक आ जाएगा। आया आया, नहीं तो वो जाने। बोलो, आज वहां चलती हो? राजरानी मीरा में कहते हैं अच्छी फिल्म है। सुनीता विस्मय में आकर पति को देखने लगी। 5-6 वर्ष से जिसकी चर्चा भी समझो इस घर में निषिद्ध है, उसी का निमंत्रण ये श्रीकांत ही उसे दे रहे हैं। कह रहे हैं चलो सिनेमा चलें। वो चुप होकर पति की ओर देखती रही। क्यों? पति ने कहा, सिनेमा में दोष है, व्यसन बुरा है, यों चित्त बहलाव क्या बुरा है, और राजरानी मीरा अच्छी फिल्म सुनते हैं। हरिप्रसन्न आता ही होगा, नहीं आया तो हम दोनों चलेंगे। क्यों? सुनीता क्या ये कहे कि नहीं? कई बार कई फिल्में देखने की बात मन में ही मर गई है। उसे जी में बहुत है कि ये जो उसके बाहर होकर दुनिया फैली है वो ये सब कुछ देखे, सभी कुछ देख डाले। किंतु पति के संबंध में पाती रही है कि कर्तव्यपरायणता और जीवन में यम नियम आदि पालन ही उनके लिए सब कुछ है। विश्व का चित्र वैचित्र उनके लिए कुछ भी नहीं है। उस नारी के मन ने तो अब तक कभी ये कहना छोड़ा नहीं कि विश्व भी दिखे, पर पति के अनुगमन में वो भी विश्व की ओर से मुंह फेरकर अंतर्मुखी होने की महत्ता पर चित्त लगाती रही है। आज वो उन्हीं पति से सुन रही है, सिनेमा चलो। उसने धीरे से कहा, अच्छा। सुनीता, श्रीकांत ने कहा, सिनेमा में दोप नहीं है। क्या तुम नहीं जाना चाहती हो? नहीं नहीं, चलो। तो तैयार हो। हरिप्रसन्न ने तो काहे को कुछ देखा होगा, वो अभी आया नहीं। खाना खाकर ही जाएं। क्यों? उसे कुछ और भी आने का मौका रहेगा। सुनीता ने कहा, तो सत्या को भी न बुला लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। श्रीकांत ने कहा, और उसे मालूम हुआ कि तब सत्या को बुलाने के लिए उसे ही जाना होगा और अभी चले जाना चाहिए। श्रीकांत ने कहा, अच्छी बात है। हरिप्रसन्न आए तो उसे बिठाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और तुम तैयार रहना। 6:15 से खेल है। पानी? नाश्ते के पास पानी का गिलास रखना भूल गई थी, भागकर पानी ले आई। श्रीकांत बाबूजी के यहां से सत्या को लिवाने के लिए रवाना हुआ और सुनीता तमाशे में जाने के लिए तैयार होने को चली। सत्या सुनीता की छोटी बहन है। आजकल कॉलेज के इंटरमीडिएट के दूसरे वर्ष में पढ़ती है। पिता संपन्न है और इसी दिल्ली के गणमान्य नागरिकों में से हैं। सत्या बहुत दुबली है पर बहुत तेज। बहनें और भी हैं, पर जैसे सुनीता के लिए सत्या और सत्या के लिए सुनीता ही है। सत्या जैसे और किसी काम के लिए नहीं बनी, बस सीखने के लिए बनी है। पढ़ना लिखना सीखती है, गाना बजाना सीखती है, नृत्य और चित्रण सीखती है। जो सीखती है दुनिया में यही उसके लिए विषय हैं और बातें ही नहीं हैं। बड़े परिवार में बड़ी पॉलिटिक्स होती है। युद्ध, विग्रह, संधि सभी कुछ वहां होता है, और मित्र लाभ और सुहृदभद के नए नए संस्करण भी होते रहते हैं। पर वो अपने सीखने से इधर उधर कहीं का पता नहीं रखती। इसी भांति 18 वर्ष की हो गई है, लगती ऐसी है कि 15 की भी न हो। सुनीता ने नाश्ते की तश्तरियों को संवार कर रख दिया। चौके की संभाल में गई, उसे भी संवार दिया। सोचने लगी कि क्या अभी परामठे बना दे, लेकिन अभी किस भांति बना देगी, क्योंकि समय बहुत नहीं है। सत्या अभी आती होगी और उसे भी तैयार होना है। वो सब विचार कर अपने कपड़े बदलने चली गई। धानी रेशमी साड़ी पहन ली और दर्पण के सामने गई। तभी मालूम हुआ कोई ऊपर ही आकर कह रहा है, श्रीकांत श्रीकांत। उसने वहीं से कहा, वो हैं नहीं, गए हैं। हरिप्रसन्न इस आवाज पर ठिठक रहा। उसने चाहा कि लौट आऊं, पर वो ठिठका ही रह गया। सुनीता ने उत्तर न पाकर सोचा कहीं चले तो नहीं गए, और उसने जरा जोर से कहा, गए हैं, अभी आते होंगे, बैठें। हरि अवश्य स्टडी रूम में जाकर बैठ गया। उसने सुना, मैं अभी आती हूं, माफ कीजिए।
सुना और बैठा रहा। बैठे बैठे फिर अपने पास से रैपर में से फोटो निकालकर वो देखने लगा। उसने देखा कि फोटोग्राफ निश्चय पहले से बहुत सुधर गया है। वो उसी को देखता रहा। अब उसे ये अद्भुत मालूम हुआ कि फोटोग्राफ के नीचे उसने अंग्रेजी के अक्षरों में मिस्टर श्रीकांत और श्रीमती सुनीता श्रीकांत लिख दिया है। लिखते तो लिख दिया, पर उसका हेतु अब उसकी समझ में नहीं आता है। उसने फाउंटेन पेन निकाल लिया और चाहा कि उसको बिगाड़ दे, पर फोटो बिगड़ जाएगा, और वो कलम हाथ में लिए फोटो की ओर देखता हुआ ही बैठा रह गया। सुनीता ने चोटी ठीक कर ली, माथे पर बिंदी बिठा ली, चेहरे को एक निगाह ठीक देखकर पास कर लिया, और एकाएक उसको याद आया कि ओह, अभी उसे स्टडी रूम में भी जाना है जहां हरि प्रसन्न है। वो बेकाम कुछ देर इधर उधर घूमती रही, जैसे इतनी देर में उसकी लज्जा नई से पुरानी हो गई। फिर सोचकर उसने पान लगाया और पान लेकर स्टडी रूम में गई। हरिप्रसन्न के हाथ में फोटोग्राफ था और वो उसमें व्यस्त था। माफ कीजिए, सुनीता कहती हुई आई। लीजिए, पान लीजिए, वो अभी आते होंगे। कह गए हैं, आप बैठें। आज सिनेमा जाना है, आप भी तो चलेंगे ना? एक सांस में वो ये सब कहकर एक कुर्सी लेकर बैठ गई और पान की तश्तरी आगे सरका दी। पान? एक साथ फोटो को उल्टा करके हरि बोला, मैं लाइए, कितनी देर में मिस्टर श्रीकांत आएंगे? हरि की अस्त व्यस्तता पर सुनीता संभल सी गई। कोई 15 मिनट में समझिए वो यहां होंगे। ओह, कल आप ये फोटो ले गए थे, मुझे मालूम हुआ था। कुछ कमी आपको बर्दाश्त न हुई और आप उसको दुरुस्त किए बिना न रह सके। तो आप फोटोग्राफी भी जानते हैं, देख सकती हूं? ले जाकर फोटो उसने सुनीता के हाथ में दे दी। जी नहीं, यों ही कुछ जानता हूं। मैं तो जड़ हूं, सुनीता ने कहा। आप खुद न बताएंगे तो मैं खाक न समझ सकूंगी कि आपने क्या किया। फोटोग्राफ को मेज पर बिछाकर क्या मैं समझ सकती हूं खराबी क्या थी और आपने उसे कैसे सुधारा? सुनीता फोटोग्राफ पर झुकी थी। हरिप्रसन्न ने पास कुर्सी सरकाकर बताना आरंभ किया कि लाइट और शेड का आइडिया फोटोग्राफर को खाक भी न था और श्रीकांत के चेहरे की बाईं साइड एकदम सूजी मालूम होती थी। और कहा, आपका तो इंप्रेशन परफेक्ट है। दोनों के सिर बहुत निकट आ गए थे। सुनीता ने ऊपर देखा और वो अपनी कुर्सी में ठीक हो बैठी। हरि भी लजाकर अपनी कुर्सी में खिंच बैठा। सुनीता ने कहा, फोटोग्राफी कितने दिन में सीखी जा सकती है? सीखना क्या है, महीना भर बहुत है, फिर तो प्रैक्टिस है। महीना भर? सुनीता ने कहा, आप क्या कहते हैं? इन्होंने भी चाहा, महीनों लगाए, पर इनका हाथ तो अब भी कच्चा है। हरिप्रसन्न ने कहा, आपके यहां कैमरा है? मुझे दिखाइएगा, मैं आप लोगों की तस्वीर लूंगा। सुनीता चुप हो गई। हरि भी चुप रहा। वो अपने आप को अद्भुत मालूम हो रहा था। थोड़ी देर बाद सुनीता ने कहा, आप आज देर से आए। वो समझते थे आज दोपहर किसी समय आ जावेंगे। जी हां। आप सिनेमा तो चलेंगे ना? मैं चलूंगा। मेरी छोटी बहन भी उनके साथ आती होगी। हम सब लोग चलेंगे। आपकी कोई बहन है? हां, 2, लेकिन मैं तो एक ही हूं। आप एक क्यों हैं? आप सुनते हैं, विपदा से बचकर नहीं चलते, इससे अकेले ही चलना चाहते हैं। मैं हां, मेरा कौन ठिकाना है? और हमारी जिंदगी की कीमत क्या है? मैं उसकी कीमत ज्यादा नहीं आंकता। मेरी समाप्ति पर विश्व की क्या क्षति है? कुछ नहीं। ठहरिए, सुनीता ने कहा, कुछ नाश्ता तो कीजिएगा ना, मैं फल ले आती हूं। नहीं। लेकिन वो तो कमरे के बाहर तैर गई। उस समय उसकी रेशमी साड़ी की धानी आभा ही कांपती हुई झलमल झलमल हरिप्रसन्न की आंखों में रह गई, और उसके कानों में साड़ी की तरल परतों को छूकर जाती हुई समीर की सरसराहट भरने लगी, मानो कुछ हौले हौले बज रहा हो, कुछ भीना भीना वरस रहा हो और भीतर से उसे भिगो रहा हो। थोड़ी देर में आकर सुनीता ने फल उसके सामने रख दिए। लीजिए, उसने कहा, आपकी तो रोटी ही ये है। देखिए, तकल्लुफ न करें। वो कह रहे थे, मैं आपके लिए रोटी ही बना, लेकिन अपनी अपनी रुचि है, और मुझे ये बुरा नहीं लगता कि अन्न न खाया जावे, रुचि पर जन क्यों। आपको रोटी कैसी लगी थी? मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो लीजिए, मैं व्यर्थ ही फल के पीछे रही, अब रोटी ही लीजिए। जी नहीं, सो नहीं। अच्छी लगती है तो मुझे आपके पुण्य और प्रतिज्ञा की फिक्र नहीं है। पुण्य और प्रतिज्ञा? खूब पढ़ी लिखी इन भाभी के मुंह से एक विचित्र ध्वनि में उच्चरित होते हुए इन शब्दों को सुनकर हरिप्रसन्न को जाने क्या होने लगा। उसने कहना चाहा, मैं। सुनीता ने कहा, देखिए, आप मुझे माफ करेंगे, ये मुझे आपके बारे में कहा करते थे, हम नहीं समझते थे, आप हमसे दुराव समझेंगे। आप नाराज तो नहीं होंगे ना जब मैं कहूं कि आपको संकोच नहीं करना चाहिए? नहीं। तभी किन्हीं के आने की आहट पाकर सुनीता ने कहा, देखिए, वो आ गए मालूम होते हैं। आप क्यों? उठिए, बैठिए। कहते कहते सुनीता कमरे से बाहर निकल आई। हरिप्रसन्न ने संतरा हाथ में लिए बैठा रहा। तो ये था इसका चौथा अध्याय।
कल हम इसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे।